नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान को निशाना बना रहे हैं। 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई और उसी दिन ताबड़तोड़ हमला किया था और ख़बर ये आई थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं वो अब नहीं हैं दुनिया में। यद्यपि दूसरे दिन जाकर के औपचारिक तौर पर ईरान ने साफ किया कि अब खामेनेई इस दुनिया में नहीं हैं। और आज की तारीख में बहुत ही भीषण तरीके से लड़ाई चल रही है। लगातार ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है और अमेरिका और इजराइल भी वो स्ट्रेटेजिकली ईरान के इलाकों को तबाह कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि ईरान ने कहा है कि उसका जो परमाणु संयंत्र है नटांज में, उस पर टारगेट किया गया है और IAEA का कहना है कि उनका जो INRA है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर रेडियो लीकेज की बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो बड़े पैमाने पर इलाके को खाली कराया जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, पहले तो हम लोग दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें कि इस तस्वीर में आप जैसे देख रहे हैं कि खामेनेई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप। तो और ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके बहुत ही से आइकॉनिक बिल्डिंग है ये ललित, और ये दुबई में है। और देखिए किस तरीके से अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर तो निशाना बनाया ईरान में। खामनेई जो कि इनको इनके टारगेट में था, और बहुत ही चतुराई से, बहुत लंबी प्लानिंग के तहत जो है, जिस समय खामनेई शनिवार 28 तारीख को मीटिंग कर रहे थे अपने तमाम आला अधिकारी के साथ, और देखिए CIA और मोसाद ने एक प्लानिंग के तहत जब सब एक जगह एक कमरे में इकट्ठा थे, तो बिल्कुल कारपेट जो है बॉम्बिंग की तरह इजराइल के कई विमानों ने एक साथ प्रिसीजन अटैक किया। और वो वीडियो भी जारी किया गया है जो कि आपने देखा होगा, और इस वीडियो में दिख रहा कि किस तरीके से वो हमले को अंजाम दिया गया, और इसमें किसी की बचने की कोई संभावना नहीं थी, और बिल्कुल वो नेस्तनाबूद कर दिया गया पूरे ये सब इलाके जो को। तस्वीरें ईरान की हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल के फोर्सेस ने बम ड्रॉप किए, तो उसके बाद इसी को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही जो है वो किस स्तर पर रही होगी। बिल्कुल, एक अनुमान के मुताबिक ललित, जब हम लोग स्टूडियो में आ रहे थे तो अभी तक जो खबरें आ रही है, 550 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ईरान में मारे इस गए अटैक में मारे जा चुके हैं। 555 का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा। और निश्चित तौर पर लगातार जो है इजराइल के परमाणु विमान, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में ईरान कमज़ोर पड़ जाता है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए इजराइल लगातार वहाँ पे उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के भी जो है फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया है, लेकिन ईरान भी रिटेलिएट कर रहा। हाँ, ये जैसे ये तस्वीरें हैं UAE की, अबू धाबी की। बिल्कुल, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये आइकॉनिक टावर ईरान के रिटेलिएशन का नतीजा है। और देखिए किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। और आप देखिए दुबई बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन जाता है, वहाँ पे भी बम जाके गिर रहे हैं। हालांकि बुर्ज खलीफा को अभी तक नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई को विकसित किया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे, तमाम बड़े ढनाढे जो हैं इस दुनिया के वो वहाँ जाके बस रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, और ठीक उसी को निशाना ईरान ने बनाया है। और वो 8 देश, जो गल्फ़ में जो 8 देश हैं, जो जहाँ जहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उसको निशाना बनाया, जो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। हालांकि ये भी सभी देश इस्लामिक देश हैं, लेकिन ईरान से उनका विरोध है, और ईरान ने उन देशों को टारगेट किया है जिससे अमेरिका को और बेचैन किया जाए वहाँ तो पे। मनीष, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो UAE का ईरान से उस तरीके से दिक्कत नहीं है, या बहरीन का, ओमान का, कुवैत का, लेकिन यह है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान बार बार जो इन इलाकों में जो अमेरिका के जो सैन्य बेसेज हैं उनको अटैक कर रहा है। और एक तरीके से UAE पर अटैक करने का मतलब है कि जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि धनाढ्य लोगों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल। और आप ये कहिए कि जो दुनिया की कुछ बड़ी जो फाइनेंशियल जो कैपिटल्स हैं, जैसे सिंगापुर है, हांगकांग है, लंदन है, उस तरीके से मतलब इस जगह का अपना एक भूमिका है। तो
इसको टारगेट करने के पीछे वजह है कि अमेरिकन को मतलब खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप पर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। बिल्कुल एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का वहाँ पे सेंटर्स है, डेटा सेंटर्स हैं, वो सब अमेरिका की बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में हुआ है। सारे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों का हेडक्वार्टर वहाँ पे लगातार होता जा रहा। रूस से कई बड़े ढनाटे रूस से भी गए हुए। भारत से आपको पता है कि लगातार लोग पासपोर्ट सरेंडर करके दुबई में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके बाद वहाँ की रियल एस्टेट देखिए किस तरीके से पोस्ट कोविड वहाँ का जो रियल एस्टेट मार्केट है फ्लरिश किया है। तो लोग एक सुखद जीवन के लिए दुबई में जाके रह रहे हैं, उनको तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन उसी शहर को, ये तस्वीर देखिए कितनी ये खूबसूरत तस्वीर है, और ये दुबई की तस्वीर है ललित। और देखिए ये इतनी खूबसूरत तस्वीर, और इसी को ईरान बार बार निशाना इसी को ईरान बार बार आज भी, जिस समय हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आज भी निशाना बनाया गया है। आज कुवैत में भी निशाना बनाया जा रहा, बहरीन में निशाना बनाया जा रहा। तो ईरान ने समझ लिया कि कमज़ोर कड़ी कहाँ है अमेरिका की, क्योंकि इन देशों के ज़रिए फिर अमेरिका पर दबाव बनेगा कि भाई जब आप बातचीत कर रहे थे ईरान के साथ, 26 तारीख को जिनीवा में बातचीत हुई जिसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा था, आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार था, उसके बावजूद आपने इजराइल के साथ मिलकर और 28 तारीख को आपने अटैक कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि इन देशों के ज़रिए अमेरिका पर, और सबसे बड़ी बात इस समझिए, दुबई ठीक है वहाँ सारे ढनाडे हैं, लेकिन ट्रंप परिवार के भी तमाम लोग ललित दुबई में इन दिनों अपने बेस बना के वहाँ पे रह रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ईरान उसको टारगेट कर रहा, ये अमेरिका को बेचैन करेगा, क्योंकि अमेरिका में इस बात को लेकर आवाज़ उठेंगे। तो शायद यही ईरान ने एक जरिया निकाला है दबाव बनाने का। अच्छा मनीष, एक चीज़ और है कि अगर हम लोग शेयर मार्केट की भी बात करें कि जैसा कि आपने देखा कि प्री ट्रेडिंग सीजन में किस तरीके से सेंसेक्स गिरा था, एशियन मार्केट भी गिरे थे, तो अभी की मौजूदा स्थिति मतलब क्या है और आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए ललित, बाज़ार जैसा कि हम सब मान के चल रहे थे कि बाज़ार में पैनिक देखने को मिलेगा, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स की तरफ से, और वही हुआ। सुबह बाज़ार खुला, सुबह तो प्री मार्केट में आपने बताया कि काफ़ी गिरावट थी, लेकिन एक दिन में एक समय सेंसेक्स में करीब 1600 पॉइंट और निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। करीब मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ मार्केट कैप जो है वो वॉश आउट हो गया। तो इसके बाद जो है आप देखिए किस प्रकार वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई है। जब हम दोनों इस बात को चर्चा कर रहे हैं, बाज़ार बंद हो चुके हैं, तो 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरकर क्लोज़ हुआ है, लेकिन बाज़ार में निश्चित तौर पर पैनिक है। बाज़ार के कंसर्न है क्रूड ऑयल को लेकर ललित। क्रूड ऑयल की कीमतें जिस तरीके से एक ही दिन में 10% बढ़ी है। जब हम लोग क्रूड ऑयल की जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है इसका भी जिक्र करना बेहद बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि पूरी दुनिया का 20% जो ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का 20%, भारत का 50%। 50%। बिल्कुल, भारत का 50%। इसीलिए मतलब आपको लगता है कि सेंसेक्स पे जो असर मतलब ज़्यादा आपको नजर आया? ये सेंसेक्स पे जो असर है 3-4 कारण है ललित। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भागेंगे। क्रूड ऑयल का प्राइसेस भागेगा जब हम 90% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत में तो भंडार है नहीं। जब हम इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ेगा कच्चे तेल को आयात करने के लिए। उसके बाद हमारा घाटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो रिफाइनरी कंपनियां जो है उन पर दबाव बनेगा, सरकार पर दबाव बनेगा, तो उनको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की नौबत आ जाएगी। ऐसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो आरबीआई पिछले 1 साल से ब्याज दरों में कटौती कर रहा है ललित, वो ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला थम जाएगा। तो ये तमाम चिंता है, करेंसी आपकी कमज़ोर होगी। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट आप कह रहे हैं? बिल्कुल कैस्केडिंग इफेक्ट है इसका। और हॉर्मुज, क्योंकि ईरान ने धमकी तो दी है, लेकिन डर से कोई वेसल जो है ऑयल वेसल इधर से जा नहीं रहा। लोगों को डर है कि उसको मार गिरा जाएगा। उसने अपने ही एक जहाज, इंश्योरेंस कंपनियों ने 50%, अगर कोई भी शिप अगर यहाँ से क्रूड लेके जाती है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 50% ज़्यादा उसको प्रीमियम जो है देना होगा। तो वो किसी के लिए संभव नहीं है। और डर से, क्योंकि ईरान इसको जो है आप समझिए एक वॉरफेयर की तरह इस रूट को इस्तेमाल करता है। अगर इस समुद्री रास्ते में माइंस उसने बिछा दिए तो जो शिप्स जाएंगे वो उड़ जाएंगे। तो ये सऊदी अरब की भी चिंता है, ये यूएई की भी चिंता है, कतर की भी चिंता है, और इसी रास्ते से एलएनजी भी जो गैस है
वो आपको सप्लाई होती है। तो ये तमाम चिंता का सबब है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। यानी कि मतलब मनीष की लड़ाई के केंद्र में 3 देश हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका, लेकिन उसका असर जो है पूरी दुनिया पर, उसके जद में पूरी दुनिया पूरी दुनिया आ पूरी गई है दुनिया जी। है निश्चित तौर पर ललित। और ललित सबसे बड़ी बात कि मेरा सवाल आपसे ये है, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है, शनिवार रविवार सोमवार जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये कहाँ कितना लंबा आपको खिंचता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मनीष, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से अभी जोड़ना उतना सही नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान करिए कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्टूडियो में बैठ करके तमाम सारे जानकार ये कहते थे कि 2 से ढाई दिन के अंदर ये लड़ाई जो निपट जाएगी, और लड़ाई जो है किसके पक्ष में जाएगी वो भी क्लियर कर दिया था कि वो रसिया उसको जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ सब लोग 5 जानते हैं। साल हो गए। हाँ, 22 मुझे याद है कि 23 फरवरी को या 22 फरवरी 2022 को रूस ने अटैक किया। आज हम 2026 में हैं, तो ऑलमोस्ट 5 साल जो है, ऑलमोस्ट 5। तो 5 साल हो जो चुके हैं। लड़ाई जो है वो 2 से 3 दिन में निपटने की बात कर रहे थे, वो लड़ाई जो है 5 साल खिसक गई। ये यहाँ भी ललित आपको लगता है कि अमेरिका इतना लंबा, क्योंकि ईरान जिस तरीके से पहले उसने बहुत हल्के में ले लिया, उसने इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर दिया, खामनेई को उसको अपने रास्ते से हटा दिया। उनको रास्ते से हटा दिया। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को, क्योंकि ईरान बहुत तैयारी के साथ जो है, जिस तरीके से आज खास तौर से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आज वो इजराइल में भी बॉम्ब गिरा रहा, आज वो बहरीन में गिरा रहा, आज वो कुवैत में गिरा रहा, सऊदी अरब और अमीरात में भी वो गिरा रहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर इतने लंबे युद्ध खींचने के लिए अमेरिका इस सक्षम है? मनीष, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इजराइल का जो अपना एक एजेंडा है कि ईरान को जो है वो क्रश करो, और ईरान को क्रश करने का मतलब है कि इजराइल जो कि हुतीज़ का सामना कर रहा है, उसके बाद हिजबुल्लाह का सामना कर रहा है, तो कम से कम क्या हमास का सामना कर रहा है, तो इन तीनों फ्रंट पे उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली इजराइल का जो इन्वेस्टमेंट आप देखिए, तो इजराइल का इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो यूएई में भी बहुत ज़्यादा है, बहरीन में है, कुवैत में है, तो स्वाभाविक तौर पे है कि नुकसान जो लार्जर एंड पर तो नुकसान जो है वो ट्रंप का ही है, अमेरिका का है। और अमेरिका जैसा देश जो कि हमेशा अपने आर्थिक हितों को आगे रखता है, पॉलिटिकल और ये जो वार है उसका एक मीन्स है उसके लिए। तो कम से कम ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि जब वो कहते हैं कि भाई हमारा खजाना खाली हो गया था, वो तो टैरिफ आ गया और टैरिफ के जरिए हम अपने खजाने को भरने लगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को साकार करने के लिए। तो कम से कम ट्रंप प्रशासन ये नहीं चाहेगा कि लड़ाई बहुत लंबे समय तक चले। और जहाँ तक, लेकिन अब देखिए कि पहले के ज़माने में, लेकिन ये ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो ये मेक इजराइल ग्रेट की बात लगता है ये कर रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल के झांसे में आके और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन और सेंट्रल एशिया को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। और ये व्यक्ति जहां आपको रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध कराया, और वो पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रहा है। दिया। सबसे बड़ी मतलब मनीष, यही सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप जो है, ये बात सच है कि जैसे यहूदी, हम लोग जिक्र पहले भी कर रहे थे कि यहूदी कम्युनिटी चूँकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बड़ी भूमिका है, इकोनॉमिकली वो बहुत ही पावरफुल हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इकोनॉमिकली जो पावरफुल होता है वो थोड़ी सी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करता है। लेकिन सवाल है कि अगर ट्रंप इतने मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने सामान्य तरीके से सोचेंगे कि वो इजराइल के बहकावे में आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रंप का अमेरिकन एक सपना है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को जो है कर्ब करना, रोकना, और उनको ये पता है कि अगर ईरान जो है धीरे धीरे, वो ईरान तो वैसे भी क्या है कि वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में था, चाइनीज़ और ईरान के बीच में एक संपर्क भी था, संबंध भी बेहतर थे। तो ट्रंप का जो एजेंडा अलग था, मतलब इजराइल का एजेंडा अलग, ट्रंप का एजेंडा अलग। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये सारी चीज़ों पर, कुवैत में आप देखिए कि फाइटर जेट F-15 जो है वो क्रैश हुआ है, और कुवैत का ये भी कहना है कि अमेरिका के कई फाइटर जेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं कुवैत में ही। कई शब्द का जो कि बार बार जो है ट्रंप भी इसी तरह का होता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जो है तो कई जेट्स गिरे, इस तरह की बातें करते हैं, तो वही बात कुवैत ने कहा है। तो अभी मौजूदा परिस्थिति में तो ये है कि ट्रंप हो सकता है कि असेसमेंट में गड़बड़ी हो गई हो कि ईरान की तरफ से इस तरीके से रिटेलिएट, जैसे गुरिल्ला वारफेयर होता था कि भाई सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो छोटी छोटी पॉकेट्स में जो हमला करो और उसके बाद जो पावरफुल जो सत्ता है उसकी नाक में दम कर दो। तो अभी की जो मौजूदा स्थिति है इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का जो एयर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एयर कम्बाट सिस्टम वो भी कमज़ोर है, लेकिन उनके पास कुछ मिसाइल्स हैं
तमाम सारी चीज़, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका वो भी अभी ये दावा कर रहा है कि उन मिसाइल्स को तो अभी तक उसने निकाला भी नहीं निकाला है। भी नहीं है। तो वो अगर वो मिसाइल्स अगर लॉन्च करेगा तो शायद और ज़्यादा तबाही जो है और अब इसराइल। देखिए कि ईरान जो है नहीं होता है कि जैसे कहीं एक जगह पे वहाँ पे हमला कर दिया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो वो अनगाइडेड तरीके से जो है मतलब अपना रिस्पांस वो दे रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि ओमान से ईरान का क्या मतलब किसी तरह की दुश्मनी नहीं रही है। वो सऊदी अरेबिया से माना जा सकता है, जो कि कहा भी जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है इंस्टिगेट किया हाँ, इस अटैक मोहम्मद के लिए। मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो बार बार जो है प्रोवोकेट कर रहे थे ट्रंप को कि अटैक करना ज़रूरी है। तो अभी मौजूदा परिस्थिति में अगर देखें तो निश्चित तौर पे अमेरिकन प्रशासन के सामने भी ये ज़रूर चुनौती तो है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये कैसे टैकल किया जाए। और ललित, एक सवाल ये कि जैसे तीसरा दिन है, फिर मेरा वही सवाल है कि अगर ये लंबा खींचा तो इसका क्या आप असर देखते हैं पूरा ग्लोबल जो व्यवस्था है। वैसे ही हम वैश्विक तनाव पिछले 2-3 साल से, और ख़ास तौर से रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तब से झेल रहे हैं। पिछले वर्ष हमने देखा, पिछले वर्ष भी जून के महीने में इसी तरीके का एक 13 दिन का युद्ध देखने को मिला था। लेकिन यहाँ से कहाँ जा रहा है पूरा ग्लोबल व्यवस्था जो है सो। मनीष देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि इस समय पूरे मतलब विश्व में, पूरे ग्लोब पे कहीं ना कहीं आपस में तनाव का जो माहौल बना हुआ है किसी न किसी रूप में, और इसको उसने क्या किया है कि ट्रिगर कर दिया और ज़्यादा। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चूँकि जब ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हर एक देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, हर एक देश दूसरे देश से अपनी ज़रूरत पूरी करता है या उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से तेल का इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद शेयर मार्केट जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, करोड़ों की संख्या में इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे को लगाते हैं एक बेहतर रिटर्न की तलाश में, तो इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे एक मतलब कोलैप्स की पोजीशन में पहुंचेगी। अगर इंडिया की भी बात करें तो जैसे आपने बोला कि आरबीआई जो पहले क्या है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, फिक्स कर रखा था जो है, कम कर रहा था और लगातार कम भी कर रहा था जो है, तो उसमें मतलब एक तरीके का ब्रेक आएगा। तो कहने का अर्थ है कि लड़ाई भले ही मिडिल ईस्ट में हो रही है, वेस्ट एशिया में हो रही है, लेकिन उसका जो असर चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पर चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि चाइना की तरफ से अगर आप देखें तो चाइना की तरफ से रिएक्शन सब बड़ा बहुत सधा सा आया है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई एस्केलेशन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है। और लेकिन वो खुल करके ईरान के समर्थन में भी नहीं आए हैं। उन्होंने चाइना ने एक बात जरूर कही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, अल्टीमेटली जब ये लड़ाई की बात आई जो, तो कम से कम चाइना से भी पूछा जाना चाहिए था जो है। लेकिन आपने देखा कि यूएनएससी में खासतौर से अमेरिका हो चाहे जितने भी जो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कभी किसी से नहीं पूछते। उनके मन में जब जहाँ आता है, आप देखिए चाइना का उदाहरण देखिए, वो ताइवान को कैसे मतलब हमेशा उसको धमकाता रहता है, उसके एयर स्पेस को ब्रीच कर देता है। रसिया अपने मन से जो यूक्रेन पे अटैक कर देता है। अमेरिका जो है उसको लगता है कि में हमने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सपत्नीक जो है वहाँ से उनको उठाता है और अपने हाल आता है। तो कहने का अर्थ है कि ये देखा जाता है कि जो पावरफुल है वो कहाँ, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन, वो कहने को यूएन के जो महासचिव है वो कहते रह जाते हैं कि भाई डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है, पीस को मतलब मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हर जो पावरफुल कंट्री है, जो पाँचों है, वो अपने अपने एक्शंस को जायज़ ठहराते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी ईरान अल्टीमेटली खामेनेई का जो खात्मा कर दिया, लेकिन जो बम ड्रॉप हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नटांज में जो कि ईरान कह भी रहा है कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज हुआ है, और ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये नहीं बता पा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो यूरेनियम है उससे लीकेज का खतरा है या नहीं है। अब फर्ज करिए कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूरेनियम है, अगर उसके लीकेज का खतरा होता है तो कितने बड़े पैमाने पे तबाही अपने आप मच जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि तनाव का जो ये बना हुआ है, केंद्र जो बना हुआ है, वो तनाव जो है धीरे धीरे अलग अलग रूप में पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगा। बिल्कुल, तनाव जो है वो पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले रहा है। और ख़ासतौर से नज़र डालना ललित इस बात पे है कि पिछले वर्ष जनवरी के महीने में तीसरे हफ्ते में जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया और टैरिफ वॉर के ज़रिए पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। और ये 2025 की बात थी, और 2026 के फरवरी महीने के आखिरी दिन जो है, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ईरान पर हमला किया इजराइल के साथ मिलकर। और पूरी दुनिया, कहा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी आती है जब शांति होती है, और अगर इस तरीके के हालात होंगे तो कहाँ किसी देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। और उन्होंने पूरे विश्व चेन को जो है एक डिस्टर्ब कर दिया है
जब से वो गद्दी पे बैठे हैं। पिछले वर्ष टैरिफ वॉर के ज़रिए, अब ईरान पे हमला कर कर उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया को एक तरह से अशांत कर दिया। उसका असर जो पूरी दुनिया पे उसका असर ललित देखने को मिलेगा। तो हम इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी ललित, और दर्शकों तक हम और भी जानकारियां जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो वास्तविक स्थिति है उससे देखकर लग नहीं रहा कि युद्ध इतनी जल्दी थमने वाला है या रुकने वाला है। और ईरान भी बढ़ चढ़कर अब लगातार, जैसा ललित ने बताया, गुरिल्ला वॉर के ज़रिए जो है, जैसा देखने को मिलता है गुरिल्ला वॉर में, उसी तरीके से वो अलग अलग देशों को जो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है उसको निशाना बना रहा, वहाँ के इकोनॉमिक जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसको निशाना बना रहा, और इसके ज़रिए वो अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा। लेकिन मानवीय अगर हितों की बात करें तो इस युद्ध का रुकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ग्लोबल चेन जो है वो डिस्टर्ब होगा, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी और खामियाजा अंतोगत्वा आम आदमी को ही उठाना होगा। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।